गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। आज हम टेक्सचुअल पोर्शन में 6th चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नाम है मेरी बीमारी श्यामा नेली। ओके, लेखक का नाम है हरिवंशराय बच्चन। बहुत ही फेमस लेखक हैं हिंदी साहित्य के। हमारे जो सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी हैं हरिवंशराय बच्चन। बहुत ही अच्छे कवि और लेखक हो चुके हैं। उन्हीं का ये गद्य है मेरी बीमारी श्यामा नेली। श्यामा इनकी पत्नी का नाम है। अच्छा, टाइटल से हमें ऐसे लगता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमें बीमारी हो, ठीक है, और हमारा कोई परिजन है, सगा संबंधी है, वो चाहता है कि इसके शरीर से निकल के बीमारी हमारे शरीर में आ जाए? ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वो मन से दुआ करता है कि काश तुम्हारी जो बीमारी है, वो रोग है, दर्द है, मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक के शरीर से निकल के दूसरे शरीर में आ जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा टाइटल लेखक ने क्यों दिया है, इसका मीनिंग मैं आपको चैप्टर के बिल्कुल एंड में समझाऊंगी, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। फिलहाल टाइटल से तो यही लग रहा है मेरी बीमारी मतलब लेखक की बीमारी। लेखक बीमार हैं हरिवंशराय बच्चन। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि क्या उन्हें तकलीफ थी। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना मतलब बार बार रिपीट करना, दोहराना। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। निर्भय मतलब बिल्कुल निडर थे। शायद मैंने गांधी जी के लेख में पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। गांधी जी भी आपको पता है बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी है, सत्य के प्रयोग, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि बीमार होना अपराध है। अब इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि जिस शरीर से हम पूरा दिन काम लेते रहते हैं, ठीक है, हम अच्छे काम करें, बुरे काम करें, जॉब करें, घर की जिम्मेदारियां संभालें या परिवार की देखरेख करें, सब कुछ इस शरीर से करते हैं। जब पूरा काम इस शरीर से ही करना है, इस तन से करना है, उसका यदि हम ख्याल नहीं रख सकते तो हम क्या कहलाते हैं? अपराधी कहलाते हैं। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी हैं। इस तर्क को कुछ और आगे लेके गया। तर्क का मीनिंग होता है विचार, व्यूज। पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे, मीनिंग्स लिखते जाएंगे। अपराधी को दंड तो मिलना ही चाहिए। जब मुझे छोटी कभी बीमारी हो जाती, छोटी मोटी बीमारी, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर लेटता नहीं था। खाट का मीनिंग होता है बिस्तर पर लेटता नहीं था और भी अपने से काम लेता। कह रहे हैं कि जब बीमार पड़ता तो लोग क्या करते हैं, जल्दी से बेड पे लेट जाते हैं कि आज तबीयत ठीक नहीं है, आज आराम कर लेते हैं। लेकिन लेखक इतने विल पावर इतना मजबूत था कि कहते मैं तो और भी आज काम करूंगा। भरमुट्ठे बुखार का मीनिंग होता है जब शरीर बहुत तपरा हो, गर्म हो चुका हो, ट्यूशनों पर जाने की याद है। अब एक और बात आपको बता दूं कि लेखक टीचर थे, ठीक है। दिन के समय में स्कूल जाते थे पढ़ाने और शाम से लेकर रात तक ट्यूशन करवाते थे। इसी के आधार पे इनके घर का, परिवार का गुजरान चलता था। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश शोर से पढ़ाता था। जब बुखार होता तो और भी जोश में काम करते थे। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? इसका इनडायरेक्ट मीनिंग देख लेंगे क्या है कि जो मजदूर, जो व्यक्ति रोज का रोज कमाता है, मेहनत करता है, मान लीजिए उससे उसको 100-150 रुपए मिलते हैं, उसी के डेली वेजेस के आधार पे उसे घर चलाना है, रोज का रोज घर का खर्चा करना है। यदि वह 2 दिन बीमार पड़ गया तो उसकी जो 2 दिन की डेली वेजेस है वो बंद हो जाएगी और उसके घर का गुजरान कैसे चलेगा? यहाँ घर पूरा भूख पे या यूं कहें कि उसे भूख का सामना करना पड़ेगा परिवार को। बीमारी अमीरों की हरमस्तगी है। हरमस्तगी मतलब गुलाम है। यदि कोई अमीर व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके पास पैसों की कमी नहीं है, ठीक है, ऐशो आराम की कमी नहीं है। वो आराम से अपनी बीमारी का इलाज कर सकता है, नौकर चाकर रख सकता है, पैसा खर्च कर सकता है। गरीबों को उसे अपने पीछे लगाना नहीं चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक मतलब प्रोत्साहन देने वाला, दोनों समानार्थी शब्द हैं, प्रेरक और प्रोत्साहक, ओके, इंस्पिरेशन देने वाला। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता। आग मतलब आग और ताप आना मतलब गर्माहट। मतलब जब भी बुखार आ जाता, टेम्परेचर आ जाता बॉडी में, तो लेखक और भी जोश में आ जाते, ताकत में आ जाते कि अब मुझे बहुत काम लेना है, जिसमें गल पे गल कर मेरा हृदय ढल जाता था।
एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती थी। भट्ठी का मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझा दूं। कई बार आपने देखा होगा लोहार होता है ना, लोहार क्या करता है, भट्ठी एक तरीके की छोटी सी झोपड़ी के टाइप में बनी हुई होती है और स्क्वायर शेप में, ऐसे खिड़की के शेप में समझो ना, स्पेस होती है। बड़ा सा लोहे का डंडा लेकर वो लोहे को क्या करता रहता है, मार मार के पीट पीट कर उसे पिघलाता रहता है। उसे कहते हैं भट्ठी। मान लीजिए गोल्ड है, चांदी है या कोई भी मेटल है, लोहा है, उसे क्या किया जाता है, आग में तपाया जाता है ना, तो उसे कहते हैं भट्ठी। तो जब इतना बुखार होता था लेखकों की, लगे जैसे उनके शरीर में क्या जल रही है, भट्ठी जल रही है, इसके बावजूद भी वो क्या करते रहते थे, काम करते ही रहते थे, कभी हार नहीं मानते थे। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। अदबदा कर लिखना मतलब सुस्ती करके लिखना या नाराज़गी से लिखना, बेमन से लिखना। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। वैसे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए तबीयत ठीक नहीं है तो जो मेन ज़रूरी काम है वो करके हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और यदि हमारी इच्छा है पोयम लिखने की या मान लीजिए आपको गेम खेलने की, गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो आप कहेंगे कि नहीं आज मेन काम कर लिए, आज खेलने नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, है ना। लेकिन लेखक, उनका काम था क्या, अच्छा लगता था उन्हें कविताएं, आर्टिकल्स, कहानियां लिखना। तो ऐसे में भी वो अपना लिखने का काम छोड़ते नहीं थे। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। हस्ब मामूल का मीनिंग होता है बहुत ही सरल, जो हम दाएं हाथ से भी काम कर सकते हैं, उसे कहते हैं हस्त मामूल। कोई मेरा बदन छूकर कहता, बदन शरीर छूकर कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब दे देता। पट से मतलब जल्दी से जवाब दे देता, हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। अर्थात बुखार भले बहुत तप रहा है, शरीर बदन तप रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक से काम कर सकता हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। किपलिंग एक लेखक का नाम है। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता और अच्छी कहानियां लिख लेता। अर्थात एक लेखक ने कहा है अपनी आत्मकथा में, जब मैं बीमार होता हूँ तब मैं और भी बहुत अच्छे से अपना काम कर सकता हूँ। मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करता। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है, वह कैसे बन पड़ा इसका मैं निर्णय नहीं देना चाहता। अर्थात ऐसे तपते हुए बुखार में भी मैंने कैसे कविताएं या कहानियां लिखी वो मैं बता नहीं सकता। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानें, ये लेखक की एक पुस्तक का नाम है। सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, ये एक लेखक कवि का नाम है सार्त्र, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। दो चट्टानें अथवा सिसिफक्स बरक्स हनुमान में प्लूरिसी में पड़े पड़े लिखी थी। प्लूरिसी एक दांत की बीमारी होती है। जब लेखक बीमार पड़े थे तब उन्होंने ये दो पुस्तकें पढ़ी थी उनकी लिखी हुई। बहरहाल खैर, जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि जवानी में, यंग एज में इम्यूनिटी पावर इंसान का अच्छा होता है ना, तो जल्दी इंसान हार नहीं मानता और फिर भी काम करता ही रहता है। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को क्या कर देता, पराजित कर देता। बुखार आखिर कितने दिन चलता, वो भाग ही जाता था मेरे आत्मविश्वास के आगे। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मार का मीनिंग होता है दंड देना, ठीक है, और भूत मतलब मुसीबत या कोई भी ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई बच्चा है वो ठीक से नहीं समझ रहा, टीचर के बहुत समझाने पर भी वो नहीं मान रहा, तो कभी मार पड़ती है या कहीं दंड दिया जाता है, बहुत पनिशमेंट दी जाती है, तो उसकी बुराई क्या हो जाती है, निकल जाती है। उसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे, अर्थात किसी भी तरीके से उस समस्या का हल निकालना। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया, काम के पीछे बुखार भागे। इन्होंने कौन सी नई कहावत बनाई थी कि यदि काम करेंगे बुखार में भी तो बुखार क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। यह बुखार मामूली नहीं था, लेखक को काफी महीनों से बुखार चल रहा था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर मतलब कमजोर कर रहा था। शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको देके गया था। विध्वंसक मतलब विनाश करने वाला। शांत होने से पहले मतलब उतरने से पहले बहुत बड़ा झटका लेखक को देके गया था। ओके। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। वेकेशन थी लेकिन फिर भी ट्यूशन तो करवाने जाते ही थे।
उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी क्योंकि घर का खर्चा उन्हीं के आधार पे चलाना था। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। किताब, आपको पता होगा कि जो कवि या लेखक किताब लिखते हैं उनकी बिक्री मतलब सेल करना, नियमित मतलब रेगुलर। अब किसी महीने 2 बुक सेल हो गई, किसी महीने 10 हो गई, तो आमदनी निश्चित नहीं होती है उसमें। कर्ज सिर पे चढ़ा हुआ था। अब लेखक को किसी वजह से 500 रुपए का टोटल कर्जा हो चुका था। 400 रुपए किसी संस्था से लिए थे और 100 रुपए अपने फ्रेंड सर्कल से लिए थे। कुल मिला के कितना कर्जा था? 500 रुपए का। आज के समय में 500 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन तब के समय में 500 रुपए का कर्जा उतारने के लिए उन्हें क्या क्या सहन करना पड़ा, ये अभी हम देखेंगे। हाँ, बुखार 10 दिन चला, 20 दिन, महीने भर, 2 महीने, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना नहीं होता था, दिन भर स्कूल में भी मैं पढ़ाता ही था। मतलब महीनों पे महीने निकलते गए, लेकिन बुखार उतरने का इनाम नहीं ले रहा था। शाम को 101 डिग्री 102 के बीच में। कमजोरी दिन ब दिन क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और इलाज टाइम पे नहीं हुआ तो खांसी भी शुरू हो गई। दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथी कर रहा था। होम्योपैथी जैसे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, ऐसे एक टाइप की दवाई होती है, क्या कहते हैं उसे? होम्योपैथिक। वो दवाई कर रहे थे। सोचता मुझे तपेदिक का मीनिंग होता है टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड हो गया तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बलबूते के बाहर है। एलोपैथी जिसे आजकल हम अंग्रेजी दवाइयाँ कहते हैं, है ना, कि कहीं भी बुखार आया तो हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो कौन सी दवाइयाँ देते हैं? एलोपैथी। लेखक की इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतनी महंगी दवाइयाँ कर सकते थे। क्या उस समय मेरी जीवा पे सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है लेखक के बीमार होने से पहले कौन बीमार थी? श्यामा, उनकी पत्नी बीमार थी। तो जब पत्नी बीमार थी, बहुत उन्होंने भुगता, तब लेखक के मुंह से एक बार निकल गया कि काश तुम्हारी बीमारी निकल के मेरे शरीर में आ जाए। तो मुंह पे या जबान पे, ज़ेहवा मतलब जबान पे सरस्वती का बैठना, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो बात हमारे मुंह से निकली है वो कभी सच हो जाए, तो उसे कहते हैं सरस्वती का बैठना। बैठी हूँ तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? कह रहे हैं कि कितना अच्छा है कि उसके शरीर से बुखार निकल के मेरे शरीर में आ गया। बहुत अटैच हैं लेखक अपनी पत्नी के साथ, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी। श्यामा का बुखार कितने साल से चल रहा था? 6 वर्षों से, ठीक है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। भीतर मतलब अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी लेखक का स्वास्थ्य देखकर। उसने अपने इच्छा बल का मीनिंग होता है आत्मविश्वास से अपने को स्वस्थ कर लिया था, कहीं भी मेरी चिंता न बन जाए। श्यामा जो है, इतनी विल पावर उसका मजबूत था, उसने कभी भी एहसास नहीं होने दिया लेखक को कि वो बीमार है और अपने पति का इलाज नहीं कर सकती या स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख सकती। उसके अतिरिक्त मतलब के अलावा मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि सारा दिन लेखक काम तो करते ही रहते थे जैसे नॉर्मल इंसान काम करता रहता है। एक दिन मुझसे उसने कहा, डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा करवा लो। परीक्षा मतलब टेस्ट करा के देखिए, क्या पता बीके मुखर्जी ये एलोपैथिक डॉक्टर थे। लेखक ने टालने की कोशिश की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का मीनिंग क्या होता है? ब्रह्मास्त्र ये बहुत बड़ा भयानक अस्त्र माना जाता है। ब्रह्मा जी मतलब जो उनकी बहुत ही तपस्या करता है तो प्रसन्न होकर वह वरदान मांगता है कि मुझे क्या दे दीजिए? ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र जब फेंका जाता है या उसका उपयोग किया जाता है तब उसमें से इतनी आग निकलती है कि पूरी की पूरी धरती जो हरियाली होती है वो सारी की सारी नष्ट हो जाती है, आग फैल जाती है और धरती इतनी सूख जाती है कि हरियाली इतनी नष्ट हो जाती है कि बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं रहता। कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा था यहाँ? ब्रह्मास्त्र मतलब श्यामा के पास कोई अस्त्र नहीं था, इनडायरेक्ट मीनिंग है उसने कसम खाई दी कि जब तक आप डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास इलाज नहीं कराएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब इनकी पत्नी ने क्या ले ली? जिद पकड़ ली। अब घर कौन संभालेगा? घर को संभालने वाली तो उनकी बीवी थी, औरत थी, वही थी, और वो यदि खाना न खाएगी तो घर कौन संभालेगा? आखिरकार लेखक को क्या करना पड़ा? उनका मतलब ब्रह्मास्त्र, उनकी जिद पूरी करनी ही पड़ी। मैं गया, वह खाना नहीं खाएगी, ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। क्षय पानी से फैलने वाली एक बीमारी होती है। नुस्खा लिख दिया, मतलब दवाइयाँ लिख के दी और कहा कि पूरी तरह से आपको क्या करना है? आराम करना है।
नुस्खा मुझे मौत का परवाना मतलब दीवाना, पागल लगा, क्योंकि दवाइयाँ लिख के दी हैं, साथ साथ आराम करना है। यदि आराम करूंगा तो पगार आएगी नहीं, काम नहीं करूंगा पगार न आएगी, तो फिर घर का गुजरान कैसे चलेगा और कर्जा कहाँ से उतारूंगा। क्या मेरी विदाई का समय आ गया? क्या इतने दिनों के लिए आया था? इतने ही गाने गुनगुनाने मतलब इतने ही दिन के लिए कविताएं लिखने आया था? अब लग रहा है कि मौत निकट आ गई है। इतना इस पैराग्राफ में बताया गया है। लास्ट में 2 पंक्तियां बताई गई हैं। मधुशाला करके उन्होंने क्या लिखी है, एक पुस्तक लिखी है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। स्वागत के साथ विदा की होती देखी तैयारी। मान लीजिए आप किसी चीज का स्वागत कर रहे हैं, तो क्या स्वागत के साथ आप उसे विदा कर सकते हैं क्या? नहीं। कह रहे हैं कि अभी अभी तो जिंदगी जीने की शुरुआत की थी, घर गृहस्थी बसाई थी, और अब लग रहा है कि मौत आने वाली है। मतलब शुरुआत होते ही किसी चीज का अंत हो चुका है। बंद लगी होने खुलते ही मेरे जीवन की मधुशाला। कहा का अभी अभी शुरुआत की थी और अभी अभी इस जीवन का जैसे अंत हो चला है। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? वैधव्य का मीनिंग होता है विधवा होना, कि यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरी बीवी क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी। मरने से मुझे डर नहीं था, मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लग रहा था मरने के पहले जीना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि अब उसकी मौत आने वाली है 2 महीने 3 महीने के बाद, तो वो खुश नहीं रह पाएगा, अंदर से निराश हो जाएगा, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि काउंटडाउन शुरू कर देना पड़ेगा, ज्यादा जीवन बचा नहीं है। तो मौत आए उससे पहले जीना कितना कठिन होता है। पूरे आराम का मतलब होता है ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं। तनख्वाह के बिना घर कैसे चलेगा? एक पैसा शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर, शालिग्राम इनके भाई का नाम है, वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और शालिग्राम इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अकेला घर को चला सके। दोनों भाई मिलके घर का खर्चा चलाते हैं। महंगी महंगी दवाइयां भी कहाँ से आएंगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित थी। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं था। तब के समय में मैंने बताया 500 रुपये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, मतलब डर गई, तुरंत संभल भी गई, दृढ़ हो गई, मजबूत भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। वो समझ गई कि यदि मैं डर जाऊंगी या भयभीत हो जाऊंगी तो मेरे पति क्या हो जाएंगे? वो भी हैरान हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया। लकवा का मीनिंग होता है पैरालाइज हो जाना, जिसमें आधा शरीर काम करना बंद हो जाता है ना। पिताजी धैर्यवान मतलब बहुत ही सब्र वाले व्यक्ति थे, पेशेंस था उनमें। उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, ये घर बेच दूंगा लेकिन तुम्हारा इलाज तो जरूर करवाऊंगा। अर्थात भले घर चला जाए तो वापस कमा के हासिल कर सकते हैं, वापस अपना घर ले सकते हैं, लेकिन एक बार इंसान की जान चली गई तो कहाँ से ले आएंगे जान को। शालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेके रह गए। शालिग्राम इनके भाई का नाम है। असमर्थता, उन्होंने लंबी सांस लेके श्वास छोड़ी और बताया कि मैं अकेले घर का गुजरान नहीं चला पाऊंगा यदि तुम पूरी तरह से बेड रेस्ट पे रहोगे और स्कूल और ट्यूशन दोनों की यदि आमदनी बंद हो गई तो। कुछ दिनों के लिए ट्यूशन से और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाइयां मंगवा ली, चारपाई पे लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। साकार हो गई मतलब सफल हो गई। स्कूल ट्यूशन दोनों से लेखक ने क्या ले ली? छुट्टी ले ली। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम करने के लिए कहा था कि चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंताएं करते रहेंगे तो दवाइयों का असर होने वाला नहीं है। विशेष चिंता किस चीज की थी लेखक को? सिर पे चढ़े हुए कर्जे की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी चाहिए। किस्तों का मीनिंग क्या होता है? इंस्टॉलमेंट। मान लीजिए हम लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद हमें हर महीने क्या चुकानी पड़ती है? किस्तें चुकानी पड़ती हैं। उसकी नियमित अदायगी मतलब भरपाई करना, पेमेंट करना के साथ मेरी साख जुड़ी थी। साख का मीनिंग क्या होता है? इज्जत। कि रोज रोज हर महीने आप अपना इंस्टॉलमेंट भर लेते हैं तो आपको बैंक से कभी भी लेटर नहीं आता कि आपने इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं की है। जैसे इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हम 3 महीने तक कंटिन्यू, ये नियम होता है। मान लीजिए आपने लोन ली है, 3 महीने तक आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी तो बैंक से क्या आ जाता है? एक लेटर आ जाता है कि आपने 3 महीने से क्या नहीं भरी हैं? किस्तें नहीं भरी हैं, और यदि आप नहीं भरेंगे तो हम स्टेप उठाएंगे। तो जब इस प्रकार का लेटर आ जाता है तो इंसान की इज्जत चली जाती है।
इज्जत का जाना मेरे मरने से पहले मेरी मौत होगी। लेखक बहुत ही स्वाभिमानी थे। कहा यदि मेरी इज्जत साख चली गई तो मौत से पहले मैं मर जाऊंगा। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, दर्पण मतलब आईना। अर्थात लेखक और उनकी पत्नी दोनों इतने अटैच थे कि श्यामा जो है वो समझ जाती थी कि लेखक के, मेरे पति के मन में कौन सी चिंता चल रही है। आराम कर रहे थे लेकिन मन में चिंता थी, तो चिंता के रहते दवाइयां का असर नहीं करेंगी। किस बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। कहा चिंता करोगे तो दवाइयों का असर नहीं होगा। मैंने कहा ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पे 400 रुपए और 100 अन्य मित्रों के हैं। श्यामा ने अचानक से घूर के मुझे देखा और कहने लगी, उसने कहा था कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। अब ऐसा सेंटेंस एक भारतीय नारी के मुंह से निकलना कि यदि तुम मर जाओगे उसके बाद भी मैं तुम्हारा क्या कर लूंगी, कर्जा उतार लूंगी। अर्थात आमदनी तुम्हारी तो बंद हो जाएगी, यदि तुम्हारी मौत हो गई मैं विधवा हो जाऊंगी, बाहर काम करने जाऊंगी लेकिन तुम्हारी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी। ये एक भारतीय नारी के लिए ऐसा सेंटेंस अपने जीते जागते पति को बोलना बहुत मुश्किल है। तो कितना हैरान होके उसने अपने पति को ऐसा सेंटेंस बोला होगा, है ना। मैंने सोचने लगा श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पे रखा होगा। वज्र एक प्रकार का हथियार, जो उसने मुझे ऐसा सेंटेंस बोल दिया है ना। अब इतना सा चैप्टर हम कर चुके हैं। आगे का जो चैप्टर है हम पार्ट 2 में करेंगे। ओके, थैंक यू।